एक नामी चोर था। वे जिस घर में भी चोरी करने जाता कभी खाली हाथ नहीं आता था, ना ही वे कभी पकड़ा गया था। वे चोरी उस घर में करता जहाँ अंधेरा होता है, यानी कि लाइट बंद हो। उसको लगता था कि इस घर में कोई नहीं होगा और उसका काम आसानी से हो जाएगा। वे अपने घर का गुजारा चोरी से ही करता था, परंतु कभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आया था। एक बार वे पंजाब के किसी शहर में किसी घर में चोरी करने गया। घर में अंधेरा था। उसने सोचा कि घर में कोई नहीं, इससे मेरा काम आसान होगा। उसने घर में खिड़की की तरफ से प्रवेश किया, पर यह क्या, जिस घर को उसने सोचा था कि ये घर खाली है, उस घर में तो एक बुजुर्ग आदमी था। यही कोई लगभग 70 वर्ष की आयु रही होगी उसकी। वो डर गया कि मैं तो अंधेरा समझकर इस घर में आया था, परंतु यहाँ तो ये आदमी है। अब ये अवश्य से पुलिस को फ़ोन कर देगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। परंतु इसके उल्ट उस व्यक्ति ने चोर को कहा कि लाइट का स्विच इस तरफ है, आप लाइट जगा लीजिए। उसने कहा कि मैं चोर हूँ आप, और मैं खिड़की के रास्ते से आया हूँ। आप मुझे लाइट जगाने के लिए कह रहे हैं ताकि आप मेरी फ़ोटो मोबाइल में खींचकर पुलिस को दे सकें और मैं पकड़ा जाऊँ। बुजुर्ग ने कहा, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप लाइट ऑन कर लीजिए और फ्रिज में दूध पड़ा है, चाय बना लीजिए और ब्रेड भी पड़ी है, ब्रेड भी सेक लीजिए। मैं सुबह का भूखा हूँ, आप चाय पी लीजिए और ब्रेड खा लीजिए और मुझे भी चाय व ब्रेड दे दीजिए। उसके बाद आप को इस घर से जो भी सामान लेके जाना है ले जा सकते हैं। वैसे भी मुझे अब इन चीज़ों में कोई मोह नहीं रहा। मैं आज सुबह ही बाथरूम में नहाते हुए गिर गया था और बड़ी मुश्किल से बेड तक पहुंचा हूँ और सुबह से भूखा हूँ। ये सुनते ही चोर का मन भर आया। उसने फ्रिज खोला तो उसमें दूध का पैकेट व ब्रेड पड़ी थी। उसने 2 कप चाय बनाई और ब्रेड के कुछ टुकड़े सेक लिए और चाय और ब्रेड लेकर बुजुर्ग के पास चला गया और दोनों ने चाय पीनी शुरू कर दी। चोर ने कहा कि मैं नहीं जानता, आप मेरी हकीकत समझते हुए भी मेरे साथ इतनी दया भावना क्यों दिखा रहे हो। तब बुजुर्ग ने बताना शुरू किया कि मेरा नाम ऋषि है, मैं गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क था। मेरी शादी एक बहुत सभ्य और सुशील लड़की से हुई थी। मैं नौकरी से जो कुछ भी कमा के लाता उसको देता, वो उसी पे घर संभालती और धीरे धीरे हमारे घर 2 पुत्रों ने जन्म ले लिया। एक का नाम निशांत और दूसरे का नाम प्रशांत रखा गया। क्योंकि मेरी जीवन संगनी बहुत ही सुघड़ थी, मैं उसको जो कुछ भी कमा के ला के देता वो उसी में अच्छी तरह गुजारा कर लेती थी। धीरे धीरे मेरी प्रमोशन होने लगी और मैं ऑफिस में अकाउंटेंट के पद पर पहुंच गया। इसी बीच मेरे बच्चे भी बड़े होने लगे। वे पढ़ने में बहुत होशियार थे। मैं उनकी प्रतिभा देख फूले न समाता था और एक बच्चे ने बीटेक और दूसरे ने फार्मेसी कर ली। बच्चों ने कहना शुरू किया कि हमने आगे की पढ़ाई विदेश में करनी है। मैं तो फूला नहीं समा रहा था। इतने लायक बच्चे, मानो मैं तो हवा में उड़ रहा था। निशांत बड़ा था। पहले उसने कहा कि पापा मैं विदेश में जाकर मास्टर करना चाहता हूँ, यानी कि एमबीए। मेरे पैर तो धरती पर नहीं लग रहे थे कि मेरा बेटा निशांत विदेश में पढ़ने जाएगा। बेटे ने बाहर जाने का खर्च 20 लाख रुपए बताया। मैंने कुछ लोन लिया और कुछ पैसा पीएफ से निकाला, उसको पढ़ने के लिए भेज दिया। अभी उसकी यूएसए की पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी। छोटा बेटा प्रशांत भी फार्मेसी में से अच्छे नंबर लेकर पास हो गया। उसने भी मुझे कहा कि पापा मैंने आगे पढ़ना है। मैंने उसको भी पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। अब मेरे ऊपर कर्ज बहुत बढ़ गया था, क्योंकि यूएसए में पढ़ाई कराने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है। अब मेरी रिटायरमेंट भी नज़दीक थी और मुझे डिपार्टमेंट से कुछ पैसे मिले। कुछ तो कर्ज में चले गए, कुछ जो बचा मैंने उसका ये 2 बेडरूम का फ्लैट खरीद लिया। मैं अभी भी हवा में ही घूम रहा था। कोई मिलता तो मैं फ़क्र से कहता कि मेरे दोनों बच्चे यूएसए में पढ़ने गए हैं। धीरे धीरे हम दोनों, यानी मैं और मेरी धर्मपत्नी, भी अपना पेंशन से घर चलाने लगे और बच्चों की जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई उन्होंने उधर नौकरी कर ली और शादी भी अपनी मर्जी से कर ली। मेरे को तब भी लगता था आजकल के बच्चे हैं, कोई बात नहीं, वो खुश नहीं, इसी में हमारी खुशी है। बच्चे इसी बीच में इंडिया केवल 2-4 बार ही आए और आकर कहते कि हमें यहाँ का एटमॉस्फेयर सूट नहीं करता और ये फ्लैट बहुत छोटा है, इसमें हमारा दम घुटता है। शुरू शुरू में तो वे लगभग रोज़ फ़ोन करते थे, फिर उन्होंने सप्ताह के बाद, फिर महीने के बाद करना शुरू कर दिया। अब तो साल में कभी एक आधी बार ही फ़ोन आता। मेरी धर्मपत्नी ने इन्हीं बातों को अपने दिल से लगा लिया और एक दिन उसको इतना सदमा लगा कि उसका हार्ट फेल हो गया। मैं उसको बचा नहीं पाया। मैंने अपने बच्चों को फ़ोन किया कि निशांत, आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर उनको जैसे इस बात का एहसास ही नहीं था। वे तो अपने परिवार में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश थे। माँ के निधन पर ना तो निशांत आया और ना ही प्रशांत आया। उन्होंने बहाना बना दिया कि हमें ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। मैंने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। अब रिश्तेदारों को भी इसलिए समझ आने लगी। उन्होंने भी एक एक करके किनारा कर लिया। अब तक जो हवा में मैं घूम रहा था धरातल पे आ गया। अब मुझे पता लगा कि मैंने बच्चों को विदेश भेजकर क्या खोया है। अब ना तो मेरे पास बच्चे थे और ना ही पत्नी, क्योंकि पत्नी भी इस दुनिया से जा चुकी थी। अब मेरा रहन सहन कठिन हो गया, परंतु फिर भी किसी तरह जीवन को ढो रहा था।
आज सुबह ही मैं बाथरूम में गया और वहाँ मेरा पैर फिसल गया और टांग में फ्रैक्चर है के दर्द है, मांस फट गया, चला नहीं जा रहा और मैं किस तरह रिगड़ पिगड़ के बेड तक आया और अब तक चाय भी समाप्त हो गई थी। उसने कहना शुरू किया कि आपको जो भी सामान लेना लेकर जा सकते हो। चोर की आंखों में से आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं कुछ लेकर नहीं, आपको देखकर जा रहा हूँ। मैं आपको आपका बेटा लौटा कर जा रहा हूँ। आज से मैं रोज़ दिन में एक बार आपके पास जरूर रहूँगा और आपकी कुशल क्षेम पूछता रहूँगा। सच में चोर में भी इंसानियत होती है। वे भी किसी मजबूरी में ही चोर बनता है। जो भी हो, ऋषि को बुढ़ापे में एक सहारा मिल गया।